हेलो फ्रेंड्स, स्टेप टूवर्ड्स केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। टॉपिक अपनी क्या है? ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हमारी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो आप लोगों को पढ़नी है। देखिए, आज हम लोग ऑस्मोसिस को विजुअलाइज करेंगे, मतलब देखेंगे कि ऑस्मोसिस होती कैसे है इन रियल। आपके जीवन में ऑस्मोसिस कैसे होती है, आप कहाँ कहाँ ऑस्मोसिस को देखते हैं उसको देखिए। ऑस्मोसिस को हिंदी में बोलते हैं परासरण। देखिए, अगर बात करने चले हम ऑस्मोसिस की जिसको हम क्या बोले, हिंदी में बोलते हैं परासरण। ये इसकी हिंदी है ऑस्मोसिस की। इसमें अभी तो ऑस्मोसिस के बारे में सोचना छोड़िए आप लोग, पहले ये देखिए। मान लीजिए हम एक फ्लास्क लिए या एक गिलास लिए, ग्लास लिए, इसमें आप क्या भर दिए? पानी को भर दिए। क्या भर दिए? पानी भर दिए। अब देखिए, इसी ग्लास में आप ले लीजिए ड्राई ग्रेप्स मतलब सूखा हुआ अंगूर, जिसको आप मुनक्का बोलते हैं या फिर किशमिश, जो भी बोला जाता है। हम क्या बोले? आप ले लिए ग्रेप्स, वो भी कैसा ग्रेप्स? ड्राई ग्रेप्स। इसको हिंदी में हम बोलते हैं सूखा अंगूर। हम क्या लिए? सूखा हुआ अंगूर लिए और उसको क्या किए? पानी में डाल दिए। एक गिलास लिए, गिलास में पानी लिए, मतलब इसमें वाटर लिए और इसमें सूखा हुआ अंगूर डाल दिए। अब देखिए होगा क्या। डालने के बाद आप शाम को डालते हैं। ये मुनक्का आता है, आपके ड्राई फ्रूट के रूप में यूज किया जाता है। इसको आप ड्राई ग्रेप्स बोलते हैं, मुनक्का बोलते हैं, किशमिश बोलते हैं, जो भी आपके इधर बोला जाता होगा, आप समझ लीजिए। उसको आप क्या किए? शाम के समय या फिर रात के समय ग्लास में भिगो करके रख दिए और सुबह तक आप क्या देखेंगे, ये जो ग्रेप्स होता है ये सुबह तक, जो कि अभी ड्राई है, ये क्या कर जाता है? फूल जाता है। देखिए, ये जो हम ऐसे इसको थोड़ा सा देख रहे हैं कि इसको सर्कुलर ना बना करके कैसा बनाए हैं, थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा बनाया है। इसका मतलब हम दिखाने की कोशिश करेंगे क्या हो गया है, सूख करके एकदम पूरा श्रिंक कर गया, सिकुड़ गया है। और इस समय क्या है? सूखा हुआ अंगूर कैसा होता है? हिंदी में ही लिखिए, सिकुड़ा होता है ना, सिकुड़ा होता है। कैसा होता है? श्रिंक्ड होता है। सूखा हुआ अंगूर यही नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप इसको शाम को डालें पानी में और सुबह को देखेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? ये फूल जाता है। श्रिंक से चेंज होकर के जो सिकुड़ा हुआ अंगूर होता है वो चेंज हो जाता है और वो कैसा हो जाता है? फूल जाता है। अब उसी जगह पे आप देखिए, हम क्या किए? फिर से एक फ्लास्क लिए, फिर से एक ग्लास लिए। अब इस ग्लास में हम पानी ना भर करके एक सॉल्यूशन भरे, और वो सॉल्यूशन किसका है? शुगर प्लस H2O। शुगर और पानी का सॉल्यूशन है, चीनी और पानी का सॉल्यूशन लिए, उसको हम ग्लास में डाल दिए। क्या किए? अब इसमें हम ग्रेप्स डालें, वो भी कैसा ग्रेप्स डालें? नॉर्मल ग्रेप्स, मतलब अंगूर जो आपके मार्केट में अंगूर बिकता है, जिसको आप खाते हैं, वो वाला आप इसमें क्या किए? अंगूर डाल दिए। और अब क्या देखें कि सुबह तक, जब आप सुबह को देखेंगे तो ये जो अंगूर है, जो कि कैसा है?
नॉर्मल अंगूर है। नॉर्मल अंगूर का मतलब फूला हुआ अंगूर। ये कैसा अंगूर है? फूला हुआ अंगूर है, फूला हुआ अंगूर। और इसको अब क्या किए आप, शाम को डालें और सुबह तक जब आप देखें तो ये क्या कर गया है? ये श्रिंक कर गया है। ये क्या कर गया है? श्रिंक कर गया है। श्रिंक कर गया है मतलब क्या हो गया है? सिकुड़ गया है। देखिए एक साथ हम दो काम किए, 2 ग्लास लिए, एक ग्लास में हम पानी लिए, पानी में क्या डाल दिए? सूखा हुआ अंगूर डाल दिए। और दूसरे ग्लास में हम क्या किए? शरबत लिए, चीनी पानी का एक सॉल्यूशन लिए, उसमें क्या किए? नॉर्मल अंगूर जो कि फूला हुआ अंगूर है उसको डाल दिए। दोनों को डाल करके जब हम सुबह उठे और देखें तो जो हमारा सूखा हुआ अंगूर था जो कि नॉर्मल पानी में डाला गया था वो क्या हो गया? फूल गया है। और जो हमारा फूला हुआ अंगूर था जिसको कि हम चीनी पानी में डाल रखे थे वो सिकुड़ गया। तो इसके पीछे कुछ तो रीजन रहा होगा। लेकिन इसमें इन दोनों में देखिए एक बात कॉमन है, वो क्या है? इन दोनों में एक बात कॉमन है, वो क्या है कि ये जो सॉल्यूशन है इसके और ये जो अंगूर है, अंगूर के अंदर क्या पाया जाता है? अंगूर के अंदर भी एक तरह का सॉल्यूशन ही पाया जाता है। इन दोनों सॉल्यूशन के बीच में अंगूर की एक परत है, अंगूर के ऊपर एक क्या है? परत है कि नहीं है? इसमें भी वही है, ये पानी है, पानी है और ये आपका क्या है? सूखा हुआ अंगूर है, मुनक्का है, उसके अंदर आपका क्या है? उसके अंदर मुनक्के का एक सॉल्यूशन है और वो किससे ढका हुआ है? एक परत से ढका हुआ है। परत से ढका हुआ होता है कि नहीं? देखिए अंगूर होता है, अंगूर को क्या करते हैं आप? खाने से ऐसे छील करके, कुछ लोग छील करके खाना पसंद करते हैं। तो जो छीलते हैं मतलब कि हम उसका क्या हटा रहे हैं? हम उसके ऊपर से मेम्ब्रेन को हटा रहे हैं। मेम्ब्रेन जब आप हटा देते हैं अंदर देखते हैं एक सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है जो खाने में मीठा खट्टा जो भी लगता है। वही सेम काम आपका सूखे हुए अंगूर में भी होता है। जब आप उसको ऊपर से परत को हटाएंगे तो अंदर देखेंगे एक सॉल्यूशन जो कि कैसा होता है? गमी होता है, गम होता है, गम जैसा, गोंद जैसा सॉल्यूशन होता है, प्रेजेंट होता है कि नहीं? मेरा बताने का मतलब ये है कि इस अंगूर के अंदर के सॉल्यूशन और ये जो बाहर आप वाटर डाल रखे हैं, इन दोनों को बांटने वाला, एक दूसरे से सेपरेट करने वाला एक परत होता है। वही सेम यहाँ पर भी है। दोनों में एक बात क्या है? कॉमन क्या है? वो परत है। परत है जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बोलते हैं। एक मेम्ब्रेन है जो क्या कर रही है? इस सॉल्यूशन को और अंगूर के अंदर प्रेजेंट सॉल्यूशन को क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है। अब देखिए हो क्या रहा है, हम बता क्या रहे हैं कि दोनों में, इसमें क्या कर रहा है? वाटर जो है वो इसके अंदर घुस जा रहा है, मतलब चला जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? आपका जो सूखा हुआ अंगूर है वो फूल जा रहा है। और इसमें क्या हो रहा है? इसमें से वाटर जो है वो निकल करके, वाटर कह रहे हैं, इसमें जो है ये जो अंगूर आपका है इसमें जो प्रेजेंट सॉल्यूशन है वो निकल करके किस में आ जा रहा है? शुगर वाले सॉल्यूशन में आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? सिकुड़ जा रहा है। तो जब निकल रहा है मतलब ये जो परत है, जो ये आपकी परत है, अगर हम इसको ये एक परत मान लें, अगर ये परत यही है, ये मेम्ब्रेन जो है आपका वो ऐसा है, तो इसमें से आर पार मतलब उस पार और इस पार जाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी? कुछ छिद्र की ज़रूरत होगी, कुछ पोर की ज़रूरत होगी। मतलब छोटे छोटे क्या होंगे? पोर होंगे। इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक पोर्स, माइक्रोस्कोपिक पोर्स। और ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो पोरस मेम्ब्रेन होती है, इसी को हम बोलते हैं, इसको और हम क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ रहे हैं हम क्या बताएं? एक परत होती है जो दोनों को सेपरेट करती है, उस परत में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और वो जो छोटे छोटे छिद्र वाली परत है या मेम्ब्रेन है, उसी मेम्ब्रेन को हम क्या बोल देते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोल देते हैं। अब आप ये ध्यान दीजिए कि हम इसको सेमी परमिएबल की बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि आप एक बात ध्यान दीजिए, इसमें से वाटर इसमें जा रहा है ना, इसमें से वाटर किसमें? ड्राई ग्रेप्स में जा रहा है,
और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपका जो इसमें से जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट है ना, वाटर एक तरह का सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट जा रहा है। तो इसमें देखिए जो आपका फूला हुआ अंगूर है, इसमें से सॉल्वेंट ही निकल रहा है, क्योंकि जब आपका सूख करके श्रिंक कर रहा है, श्रिंक कर रहा है अंगूर, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ बचा हुआ भी है, जिसकी वजह से पूरा एकदम श्रिंक करके वो पिचक करके एक दूसरे में चिपक तो जाता नहीं है, नहीं, वो श्रिंक कर जाता है। मतलब कि अगर अंगूर के अंदर हम एक सॉल्यूशन माने तो उसमें से सिर्फ क्या निकल रहा है, सॉल्वेंट निकल रहा है। और जो सोल्यूट है वो उसके पार्टिकल जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, इस पोर से इस साइड आ ही नहीं पा रहे हैं, इस पोर से इस साइड नहीं आ पा रहे हैं। क्या नहीं आ पा रहे हैं, सोल्यूट नहीं आ पा सोल्यूट जो है वो नहीं आ पा रहे हैं। आ सिर्फ कौन पा रहे हैं, सॉल्वेंट आ पा रहे हैं। समझ गए होंगे। अब देखिए सेमी परमिएबल इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो मेम्ब्रेन, आप अगर इसको एक मेम्ब्रेन माने ये अंगूर की एक मेम्ब्रेन है, तो ये अपने इधर से इधर किसको अलाउ करेगी जाना, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को अलाउ करेगी। किसको, सॉल्वेंट पार्टिकल को। और किसको नहीं करेगी, ये जो क्रॉस का निशान है ये नहीं कहा, किसको नहीं करेगी, सोल्यूट को। सोल्यूट को अपने एक दूसरे से दूसरे तरफ, एक तरफ से दूसरे तरफ नहीं जाने देगी। किस पार्टिकल को, सोल्यूट पार्टिकल को। अब देखिए हो क्या रहा है, जो ये कंडीशन है, ये जो कंडीशन है हो क्यों रही है, अब उसके बारे में ध्यान दीजिए। जो आपका वाटर है अगर देखेंगे उसका कंसंट्रेशन कम होता है, और जो आपका सूखा हुआ अंगूर है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। कंसंट्रेशन का मतलब समझ रहे हैं ना, यूनिट वॉल्यूम में कितना आपका क्या प्रेजेंट है, सोल्यूट प्रेजेंट है, वही आपका कंसंट्रेशन होता है। तो वाटर का कंसंट्रेशन कम है, और जो आपका ड्राई ग्रेप्स है, सूखा हुआ अंगूर है, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसीलिए जो आपका वाटर है किधर चला जा रहा है, किधर चला जा रहा है, ग्रेप्स के अंदर, अंगूर के अंदर चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा कंडीशन हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर शुगर और H2O, चीनी और पानी का जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और जो आपका नॉर्मल अंगूर है उसका कंसंट्रेशन कम है, जिसकी वजह से जो आपका अंगूर में प्रेजेंट सॉल्वेंट है वो कहाँ चला आ रहा है, ये जो सॉल्यूशन आपका शुगर और पानी का उसमें चला आ रहा है। समझ गए। दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है, एक मेम्ब्रेन सेपरेट कर रही है, जिसको हम क्या बोल दिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोल दिए। अब देखिए यही क्रिया, ये जो वर्क हो रहा है इसी को आप क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। मतलब ऑस्मोसिस को अगर हम एक जनरल लैंग्वेज में या फिर डेफिनेशन के फॉर्म में बताना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ यह है कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। इसका हिंदी में अगर डेफिनेशन जाने तो ये होता है कि सॉल्वेंट का बहाव कम कंसंट्रेशन से अधिक कंसंट्रेशन की तरफ, वो भी किसके द्वारा, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा, वो आपका क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। तो ऑस्मोसिस आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर हम बताना क्या चाहे वो भी समझ गए होंगे। चलिए अब इसका क्या लिखते हैं हम लोग, डायरेक्ट डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए ऑस्मोसिस, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन
थ्रो ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं एसपीएम। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? एसपीएम इज नोन एज ऑस्मोसिस। अब देखिए, और इसमें अगर हम इसको दूसरी तरह से देखना चाहें तो ये हो जाएगा कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टूवर्ड्स हाई कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब एसपीएम इज नोन एज ऑस्मोसिस। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब देखिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में जान लेते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसके बारे में देखिए। A membrane which allowed only solvent particle passing through it। समझ गए होंगे। देखिए, हम सिर्फ और सिर्फ इसमें ये बताए हैं कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टूवर्ड्स हाई कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट का फ्लो किधर हो? हाई कंसंट्रेशन की तरफ हो, वो भी किसके थ्रू? एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। उसको हम क्या बोल देते हैं? ऑस्मोसिस बोल देते हैं। और एसपीएम क्या होता है? एसपीएम एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो कि अपने द्वारा सिर्फ किस पार्टिकल को पास होने दे, किस पार्टिकल को गुजरने दे? सॉल्वेंट पार्टिकल को, बस। ये आपका ऑस्मोसिस है। अब चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ऑस्मोटिक प्रेशर पर। देखिए, अगर हम बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर की तो ये क्या होता है? जनरली देखिए, आप एक चीज़ देखिए, पहले हम बताते हैं इसको विजुअलाइज आप कैसे करेंगे, इसको आप देखेंगे कैसे। देखने का तरीका बहुत ही आसान है, आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर को, बस आप अगर समझ लेंगे तो। देखिए, ये हम दो डब्बा ले लिए, दो ड्रम ले लिए, ड्रम। दोनों ड्रम में क्या किए? दोनों ड्रम को एक पाइप के थ्रू, एक पाइप ले लिए, दोनों ड्रम को एक पाइप के थ्रू जोड़ दिए। जोड़ने के बाद उन दोनों ड्रमों के ऊपर एक पिस्टन लगा दिए। पिस्टन जानते हैं? पिस्टन लगा दिए, पिस्टन, ये कोई एक पिस्टन लगा दिए जिसको हम दबा सकें। दोनों ड्रमों पे लगा दिए। चलिए, दोनों ड्रमों पे हम क्या किए? एक पिस्टन लगा दिए, ये भी काम कर दिए हम, पिस्टन का भी। अब क्या किए? इन दोनों ड्रमों को एक एसपीएम से, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, एक सेमी परमिएबल, ये क्या है? ये आपका है एसपीएम, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। और ये दोनों आपका क्या है? ये दोनों आपका है पिस्टन, पिस्टन। और ये भी आपका क्या है?
पिस्टन है। अब देखिए इसमें हम क्या भर दिए, इसमें हम भर दिए वाटर। एक ड्रम में हम क्या भर दिए, वाटर भर दिए, वाटर। और दूसरे ड्रम में हम क्या भर दिए, एक सॉल्यूशन भर दिए। वो भी किस चीज़ का सॉल्यूशन, वो भी किस चीज़ का सॉल्यूशन, शुगर एंड वाटर का, चीनी और पानी का सॉल्यूशन भर दिए। इसमें हम क्या भर दिए, शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन भर दिए। इसका मतलब क्या किए हम, एक ड्रम में हम क्या किए, हाई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन, हाई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन रखें। इसमें हाई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है। इसमें देखिए क्या है, ये सिर्फ वाटर है तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन इसमें हो जाएगा। वाटर का कंसंट्रेशन क्या होता है, लो होता है। अब देखिए ऑस्मोसिस क्या बोलती है, ऑस्मोसिस बोलती है कि जैसे ही हम किन्हीं दो सॉल्यूशंस को किसी एक मेम्ब्रेन के थ्रू, जो कि कैसी हो, सेमी परमिएबल हो, उसके थ्रू अगर सेपरेट कर दें तो जो आपका लो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन होता है वो किधर जाने लगता है, हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ जाने लगता है। लो कंसंट्रेशन का जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होता है जी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और जाएगा कौन, जाएगा सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो आपका लो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन होता है उसका जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, वो हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाने लगता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस हो जाएगी, क्योंकि जब जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रही है। अब देखिए इधर से पानी अगर इस वाले कंटेनर में जाने लगे, इस वाले ड्रम में जाने लगे, तो क्या होगा, ये वाला पिस्टन नीचे आएगा कि नहीं आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर पानी कम होगा तो ये जो पिस्टन है धीरे धीरे नीचे आएगा। अब देखिए हम किए क्या, इधर से एक प्रेशर लगाएं, अलग से दबाव लगाएं, ऐसे इस पिस्टन को दाबना स्टार्ट किए। अब जो इधर से इधर जा रहा था सॉल्यूशन, इधर से इधर जो सॉल्यूशन का सॉल्वेंट जा रहा था, आप ये समझिए कि सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट जा रहा था वो क्या करेगा, वो इधर से इधर की तरफ आने लगेगा, इधर से इधर की तरफ आने लगेगा। अब हमें करना क्या है कि ऐसा प्रेशर इस पे लगाना है, इतना ही प्रेशर लगाना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, उतना ही प्रेशर लगाना है कि ये जो सॉल्यूशन का सॉल्वेंट यानी वाटर जो है, जो कि इस कंटेनर से उस कंटेनर में जा रहा है, लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जा रहा है, वो जाना ही रुक जाए। जैसे देखिए अगर हम ज़्यादा प्रेशर लगा दिए तो क्या होगा, इधर वाला जो सॉल्यूशन है इसको ऐसे पकड़ के दबाना स्टार्ट किए, इधर वाला जो सॉल्यूशन है इसका जो सॉल्वेंट है वो इधर आने लगेगा कि नहीं आने लगेगा, आने लगेगा। ऑस्मोसिस के विपरीत अपोजिट काम करने लगेगा, क्योंकि हम ज़्यादा प्रेशर लगाए हैं। लेकिन हमें उतना ही प्रेशर लगाना है जितने पे जो ऑस्मोसिस हो रही है, ये जो ऑस्मोसिस हो रही है वो रुक जाए। ऑस्मोसिस तो अपने आप हो रही है ना, इसमें पानी, इसमें आप सॉल्यूशन डालें, इसमें आप पानी डालें, दोनों को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिए, अलग कर दिए, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप सॉल्वेंट जाने लगा है। लेकिन उसी सॉल्वेंट जो सॉल्वेंट जा रहा है उसी को रोकने के लिए हम क्या किए, इधर से एक थोड़ा सा प्रेशर लगा दिए, तो अब सॉल्वेंट इधर से इधर जाने की कोशिश करेगा, इधर से इधर सॉल्वेंट जाने की कोशिश करेगा जब आप इधर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो जो प्रेशर है हमें उतना ही लगाना है जितने पे ये जो जा रहा था वो रुक जाए, ना ये इधर जाए ना ये इधर आए। मतलब हमें क्या करना है, एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाना है, एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाना है। किस लिए, सिर्फ ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए। और उसी प्रेशर को हम क्या बोल देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोल देते हैं, पाई, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, पाई से डिनोट करते हैं। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर में हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर में आपकी जो डिफिनीशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ ये हो जाएगी, ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर, इसकी जो डिफिनीशन है वो सिर्फ और सिर्फ ये हो जाएगी, द एक्सटर्नल प्रेशर which is used to
stops the osmosis is known as osmotic pressure इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। हम क्या बताएं? एक्सटर्नल प्रेशर विच इज यूज टू स्टॉप्स द ऑस्मोसिस। एक ऐसा एक्सटर्नल प्रेशर जिसको हम क्या कर रहे हैं, जिसका हम यूज किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ ऑस्मोसिस को रोकने के लिए कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोल दिए? ऑस्मोटिक प्रेशर बोल दिए। अब आगे आइए, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो डिनोट किया जाता है, मतलब इसको हम लिख दें, इट इज डिनोटेड बाई पाई। अब देखिए आप, अगर इसका जो कंसंट्रेशन है शुगर और पानी का, इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो, तो होगा क्या? इधर से वाटर बहुत तेज़ी के साथ उधर जाएगा, बहुत तेज़ी के साथ जाएगा कि नहीं? और जितने तेज़ी के साथ वाटर उधर जाएगा उतना ज़्यादा हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा। मतलब कि इधर कंसंट्रेशन कब ज़्यादा होगा? जब इधर हम शुगर की मात्रा बढ़ाएंगे, शुगर का अमाउंट बढ़ाएंगे तो इधर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। जब कंसंट्रेशन ज़्यादा तो इधर से वाटर ज़्यादा तेज़ी के साथ फ्लो करेगा, ज़्यादा फ्लो करेगा, तो हमें उसको रोकने के लिए ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर इधर कंसंट्रेशन कम है तो ये क्या करेगा? कंसंट्रेशन कम रहेगा। जब कंसंट्रेशन कम रहेगा इधर, तो इधर से जो वाटर जा रहा था वो कम जाएगा। जब कम जाएगा तो हम क्या करेंगे? कम प्रेशर अप्लाई करेंगे ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। इसका मतलब क्या है कि जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर वो किस पे डिपेंड कर रहा है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। और जब भी कोई भी प्रॉपर्टी आपकी नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है तो कैसी प्रॉपर्टी होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, सीधा लिखता है पाई, डिपेंड ऑन द नंबर्स ऑफ सोल्यूट और मोल्स ऑफ सोल्यूट, यही ना? और एक जो हम वर्क करा रहे हैं, इस वर्क को कराते समय हमें जो टेम्परेचर है, जो तापमान है इस पूरे कंटेनर का, वो क्या रखना पड़ेगा? एक ही रखना पड़ेगा, मतलब कांस्टेंट रखना पड़ेगा। कांस्टेंट का मतलब होता है कि तापमान बदलना नहीं चाहिए, ना ही घटना चाहिए, ना ही बढ़ना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि ये जो वर्क हो रहा है, कंडीशन क्या बनाना है यहीं पर? मोल्स ऑफ सोल्यूट पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड ऑन द नंबर्स ऑफ सोल्यूट और मोल्स ऑफ सोल्यूट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर आपका क्या है? कांस्टेंट है। समझ गए होंगे यहाँ तक आप लोग। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि जब एक इस पे डिपेंड कर रहा है, मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि पाई जो होता है, जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सिर्फ होना क्या चाहिए? टेम्परेचर जो है वो कैसा होना चाहिए? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? इसका मतलब यही है, जितना ज़्यादा यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बता दिए, उतना ज़्यादा ऑस्मोसिस होगी, उतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ पानी उधर की तरफ जाएगा। क्योंकि क्या करेगा? पानी उधर की तरफ क्यों जा रहा है? उसको डाइल्यूट करने के लिए जा रहा है, वही तो ऑस्मोसिस है। और जितना ज़्यादा उधर कंसंट्रेशन रहेगा उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे। तो देखिए, जब ये यही शो कर रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन, जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब क्या है कि अगर हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो हमें जो पाई है मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको भी क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। समझ गए? और दूसरी चीज़ क्या है? इसका उल्टा है कि अगर आपका कंसंट्रेशन इसका उल्टा है, वो क्या है कि अगर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है
ऑस्मोटिक प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन का ज़्यादा है तो उसका कंसंट्रेशन भी हाई होगा। तो देखिए यहाँ से दो चीज़ें निकल के आई कि अगर आपका कंसंट्रेशन हाई है तो आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई होगा, जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई होगा ये भी कैसा होगा, हाई होगा, ज़्यादा होगा। इसका उल्टा भी सेम हो जाएगा, अगर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो मतलब आपका जो सॉल्यूशन उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। समझ गए? अब आगे चलिए इसको हटाते हैं। हम क्या बताएं, पाई है जो आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सी के कंसंट्रेशन के किस पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और यहाँ पर हम जानते हैं कि जब आपका प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है वो हटता है तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। और पहले से ही हमारा क्या कांस्टेंट है, पहले से ही हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आर टी सी हो जाएगा। इसको हम चाहे क्या लिख लें, पाई इक्वल टू सी आर टी, पाई इक्वल टू सी आर टी। अब देखिए सिंस सी ये आपका कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ये आपका कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है। तो इसको और आप क्या लिख सकते हैं, अगर इसको आप V2 लिखें, N1 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि किसको डिनोट कर रहा है, ये आपके सोल्यूट को डिनोट कर रहा है। और ये जो वॉल्यूम है ये आपके किसका डिनोट कर रहा है, सॉल्यूशन का डिनोट कर रहा है, सॉल्यूशन को। ये नहीं, आप सीधा सीधा लिखिए कि कंसंट्रेशन जो होता है वो क्या बताता है, कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये आपका क्या होता है, सॉल्यूशन का होता है वॉल्यूम। तो इसको आप क्या लिख देंगे, W/M लिख सकते हैं, किसमें, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये वॉल्यूम जो आपका क्या है, वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। ये आपका क्या है, पूरा का पूरा ये क्या बता रहा है, ये आपके सोल्यूट के बारे में बता रहा है। नीचे आपका क्या है, सॉल्यूशन है। तो अब देखिए ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इक्वल टू हो जाएगा W/M, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो 1/V आएगा। समझ गए? और वॉल्यूम आपका फिर वही सॉल्यूशन का ही, तो इसको उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, पाई इक्वल टू हो जाएगा W/MV RT, यही होगा, W/MV RT ऊपर हो जाएगा। अब देखिए अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन में इफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट आस्क, ये आपसे पूछ लिया, तो जो आपका फार्मूला ये चेंज हो जाएगा। चेंज सिर्फ क्या होगा, यम उधर चला जाएगा और आपका नीचे आ जाएगा क्या, पाई आ जाएगा, पाई इंटू वी, ऊपर आपका WRT एज इट इज रहेगा। आप लोग समझ गए होंगे, ये आपका है ऑस्मोटिक प्रेशर, पूरा ऑस्मोटिक प्रेशर समझ गए होंगे। फार्मूला यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। दो ही फार्मूले आपके इंपॉर्टेंट है, एक ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना है, और एक ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना है। और याद तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है यार, देखो बता ही दिए कैसे आपका निकालना है, याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, निकाल लेंगे। अब देखिए आगे चलिए, अब देखिए, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम
सॉल्यूशन के टाइप की बात करेंगे जो कि किस पे आधारित होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर पे आधारित होगा। तो हमें 3 प्रकार का मिलता है, 3 प्रकार का मिलता है। देखिए कितना इम्पॉर्टेंट ऑस्मोसिस हो जाता है। यहाँ से आपकी अगर ऑस्मोसिस नहीं पता चलता है ना, हम लोगों को ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में नहीं पता रहता है ना, तो कई लोगों की जान कैसे चली जाती ये आप लोगों को समझ में भी नहीं आता। अभी देखिए कैसे इम्पॉर्टेंट होता है। पहले देखिए, पहला आपका होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा आपका होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तीसरा आपका होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये 3 तरह के आपके सॉल्यूशन होते हैं, किस पे आधारित, ऑस्मोटिक प्रेशर पे आधारित। पहला देखिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आइसोटोनिक मतलब हम यहाँ पर 2 सॉल्यूशन में कंपेयर करेंगे, 2 सॉल्यूशन के बीच कंपेयर करेंगे। इसमें क्या होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कि बोथ सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा ये बताइए, अगर आपका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ऐसे सॉल्यूशन रहेंगे जिनका आपका क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या होगा, डायरेक्ट पूरा लिख लीजिए, बोथ सॉल्यूशन हैविंग सेम कंसंट्रेशन। हम यही बताए ना कि आपका ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है सॉल्यूशन के। तो दोनों को सॉल्यूशन का अगर कंसंट्रेशन सेम है तो उसका दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा। अब देखिए, अगर हम 2 सॉल्यूशन ले लें और दोनों सॉल्यूशन को हम एसपीएम के द्वारा, एसपीएम से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से डिवाइड कर दे, बांट दे, एक को ए लिख दे और एक को बी लिख दे, दोनों का क्या सेम कर दें, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम कर दें, पाई यहाँ पर लिख लीजिए, पाई सेम कर दें, दोनों का पाई इक्वल कर दें, या तो पाई इक्वल तो दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा। जब ऐसा हम करेंगे तो ये बताइए, कोई एसपीएम से किसी का भी सॉल्वेंट किसी की तरफ जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सेम है। तो सॉल्यूशन एक दूसरे की तरफ फ्लो नहीं करेगा, सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट निकल करके एक दूसरे की तरफ नहीं जाएगा ना। तो मतलब अगर हम ये मुनक्का ले लें या फिर जिसको आप ग्रेप्स बोलते हैं, ड्राई ग्रेप्स ले लें और उसको जिस बर्तन में रखें उसमें ऐसा सॉल्यूशन रखें, शुगर, और मान लो इसमें शुगर का प्लस H2O का सॉल्यूशन है, दोनों शुगर और H2O का सॉल्यूशन है। इसमें जो सॉल्यूशन भरा हुआ है किसमें, ग्रेप्स में, इसका जो सॉल्यूशन है, इन दोनों का अगर कंसंट्रेशन सेम हो जाए तो एक दूसरे के देखिए क्या बता रहे थे, दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा। जब दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा तो क्या होगा, अगर आप इसमें सूखा हुआ ड्राई ग्रेप्स डाले हैं, ये जो ग्रेप्स है अगर ये कैसा है, ड्राई ग्रेप्स है तो क्या नहीं होगा, फूलेगा नहीं, क्योंकि क्या, दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो गया, दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो गया तो किसी का भी सॉल्वेंट किसी की तरफ ग्रो करेगा ही नहीं, फ्लो करेगा ही नहीं। जब फ्लो नहीं करेगा तो जो मुनक्का या फिर अंगूर, सूखा हुआ अंगूर डाले तो फूलेगा नहीं फूलेगा ने। देखिए यही चीज़ें यूज की जाती हैं जब आपको इंजेक्शन लगाया जाता है, इंजेक्शन लगवाने जाते हैं, वैक्सीनेशन करवाने जाते हैं, इसमें इसी चीज़ का ध्यान दिया जाता है कि जो आपके ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स मतलब कि जो आपकी रक्त कोशिकाएं होती हैं, वो एक तरह का क्या हो गया, सेल्स हो गई। सेल्स के अंदर एक सॉल्यूशन पाई जाती है, जो ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स छोटे छोटे ब्लड सेल्स होंगे, उस सेल्स में क्या पाई जाएंगी, अंदर एक सॉल्यूशन पाई जाएगी, और ऊपर से ब्लड सेल का एक मेम्ब्रेन होगा, उस मेम्ब्रेन से वो सॉल्यूशन ढका होगा। देखिए जैसे ये मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, ब्लड सेल्स हो गया, इसके अंदर क्या है, सॉल्यूशन है। अब हमें ध्यान क्या देना होता है कि जब हम इंजेक्शन
अपने किस में डालते हैं, वेन्स में। इंट्रावेनस जो इंजेक्शन होता है, जब हम इसको इंजेक्ट करते हैं तो हमें ध्यान देना होता है कि जो इंजेक्शन हम इंजेक्ट कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, वो आइसोटोनिक होना चाहिए। आइसोटोनिक मतलब जो आपके ब्लड सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर है उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर आपका जो इंजेक्शन जो आप इंजेक्ट कर रहे हैं उसका होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, आप इंजेक्शन डालें, दवा डालें, हुआ क्या, वो आपके जो ब्लड सेल्स हैं उसको क्या कर देगा, या तो फुला देगा। अगर उसका कंसंट्रेशन कम है तो क्या करेगा, उसमें से सॉल्वेंट निकल करके किस में चला जाएगा, ब्लड सेल्स में चला जाएगा, तो ब्लड सेल्स फूल जाएंगी तब भी आपको दिक्कत है। और या फिर क्या करेगा, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है जो आप इंजेक्शन डाले हैं तो ब्लड सेल्स के अंदर जो आपका सॉल्वेंट प्रेजेंट है उसको खींच लेगा, मतलब जो आपके ब्लड सेल्स रक्त कोशिकाएं वो क्या करेंगी, सिकुड़ जाएंगी, तब भी आपका डेथ हो जाएगा। मतलब आप सोच लीजिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस बात का ध्यान देना कि आपका जो इंजेक्शन बनाया जाए वो कैसा होना चाहिए, आइसोटोनिक होना चाहिए। मतलब कि दोनों का, आपके जो ब्लड सेल्स है उसका और जो आपका इंजेक्शन है उसका, दोनों का जो कंसंट्रेशन या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इक्वल होना चाहिए। समझ गए? देखिए ऑस्मोटिक कितना ज़्यादा, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन हैविंग हाई कंसंट्रेशन in comparison to अदर सॉल्यूशन। मतलब अदर सॉल्यूशन के कंपैरिजन में अगर जो आपको सॉल्यूशन गिवन है, जो आपको सॉल्यूशन दिया गया उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो आपका कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या, देखिए ये मान लीजिए आपको सॉल्यूशन गिवन है, ये आपका कोई दूसरा सॉल्यूशन है, ये कोई दूसरा सॉल्यूशन है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, जिसके बारे में आपको नहीं पता है। इन दोनों को आप क्या किया, इन दोनों को आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जोड़ दिए। हम यहाँ पर आपको एक सॉल्यूशन दे दिए, ये गिवन सॉल्यूशन है जो आपको हम दिए हैं, और इस सॉल्यूशन के बारे में आपको पता ही नहीं है। तो होगा क्या, अगर ये सॉल्यूशन जो आपको दिया गया है हाइपरटोनिक है तो इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, पाई है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो क्या होगा, जो आपका ये वाला सॉल्यूशन है इसके ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। जब इसके ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा तो क्या लिखे, हाई कंसंट्रेशन है, सॉल्यूशन हैविंग हाई कंसंट्रेशन इन कंपेरिजन टू अदर सॉल्यूशन। मतलब इसका कंसंट्रेशन जो है वो हाई हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर हाई तो कंसंट्रेशन भी हाई। जब कंसंट्रेशन हाई तो इधर से जो आपका सॉल्वेंट है वो किधर जाना स्टार्ट हो जाएगा, आपके हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए होंगे। अब आइए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि आपका जो सॉल्यूशन होता है उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, लो होता है। सॉल्यूशन हैविंग लो कंसंट्रेशन इन कंपैरिजन टू अदर सॉल्यूशन, इन कंपैरिजन टू अदर सॉल्यूशन। इसमें भी सेम वही बात, दो सॉल्यूशन, दोनों को आप एसपीएम से अलग कर दिए, अब इसमें मान लीजिए आपको गिवन सॉल्यूशन है तो इसका क्या होगा, इसका जो पाई होगा, देखिए कंसंट्रेशन कम हो रहा है ना, कंसंट्रेशन कम है, इसका कंसंट्रेशन जो आपका इसमें सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा इसके कंसंट्रेशन से कम होगा, तो इसका जो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी इसके ऑस्मोटिक प्रेशर से कम हो जाएगा। इसका मतलब अब क्या करेगा, इधर से जो आपका सॉल्वेंट पार्टिकल है वो किधर जाने लगेगा, जो आपका अदर सॉल्यूशन है उसके तरफ जाने लगेगा। बस इतना ही है। मेन आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये नहीं बनता ना, इसके बारे में नहीं पता चलता ना, तो जो इंजेक्शन बनते हैं उससे कई लोगों की डेथ हो जाती। चलिए, हम लोगों का आज का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।